हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पोस्ट किया था जो भी हाल ही में 20 फरवरी 2025 को आया है। उस जजमेंट के अंदर क्या था कि डीवी एक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड को फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। उसके जितने भी केसेस थे उन सबको खत्म करने के आदेश दिए और अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए डाइवोर्स भी ग्रांट कर दिया। इसके अतिरिक्त जो हस्बैंड का पासपोर्ट इंपाउंड था उसको भी रिलीज करने के आदेश दिए। यानी कुल मिला के बहुत सारे रिलीफ हस्बैंड को दिए गए थे और लेटेस्ट जजमेंट है। अब दोस्तों, इस जजमेंट पे कुछ मेरे को ऐसे कमेंट्स आए कि साहब ये तो नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट नहीं है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है और इसका तो हम रेफरेंस भी नहीं ले सकते, इसकी तो हेल्प भी नहीं ले सकते। तो आज के इस वीडियो में ये जानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों, किसी भी चीज को मोटा मोटा तो जान लेते हैं, बारीकी में जाते नहीं। रिपोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसा जजमेंट जो लॉ पर इंपैक्ट डालता है, यानी जिसका इन द आइज ऑफ लॉ काफी सिग्निफिकेंस होता है, वो हो गया आपका रिपोर्टेबल जजमेंट। नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट वो होता है कि डेली में जो चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आती हैं और उस पर कुछ जजमेंट दे दिए जाते हैं और उनका इन द आइज ऑफ लॉ कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है तो आप उसका रेफरेंस नहीं ले सकते या फिर उसकी कॉपी आप अपने मामलों में यूज नहीं कर सकते। आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, उसका रेफरेंस लेके आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और वो आपको पूरी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, जस्ट वर्ड रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, अगर आप उसकी गहराई में जाकर के स्टडी करेंगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी। तो दैट्स वाई अगर कोई भी जजमेंट ऐसा आता है जो नॉन रिपोर्टेबल भी है तो भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कल के वीडियो की बात। अब हम बात करते हैं और इससे आगे की, फर्दर एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब दोस्तों, ऐसे कुछ मामले होते हैं जहां पर हस्बैंड बाहर रहता है, दूसरी कंट्री में रहता है या फिर बहुत दूर रहता है और उसका आना जाना मुश्किल है। अब एक प्रॉब्लम आपकी मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने इसे समझ लिया ना तो जो चक्कर लगते हैं ना, बैंगलोर टू दिल्ली, दिल्ली टू हैदराबाद, सब खत्म। ध्यान से देख लेना पूरा वीडियो। और अभी रिसेंटली मैं इस प्रकार का एक मामला चला भी रहा हूं जिसमें मेरे एक क्लाइंट हैं जर्मनी के। 1 साल हो गया मामला चलते हुए, अभी उस केस में एक बार भी प्रेजेंट नहीं किया उनको। डीवी एक्ट का केस है और रिप्लाई फाइल हो चुका है। अब आप सोचेंगे सब चीज कैसे हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। आपको करना क्या है, देखिए, लड़की वालों ने पहले केस फाइल किया डीवी एक्ट का और अननेसेसरी किया, क्योंकि इस मामले में लड़की वालों को स्टार्टिंग में काफी समझाया गया था कि आप इसको निपटा लीजिए, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं मिलता। बट वही है, एक अननेसेसरी इलॉजिकल डिमांड थी तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, तो लोग कोर्ट में आ गए। अब कोर्ट में आने के बाद एक डीवी एक्ट का केस फाइल हुआ। डीवी एक्ट में जैसे कि आपको पता ही है, मम्मी पापा और पति, ये 3 नाम तो होते ही हैं, बाकी दूसरे रिश्तेदारों के नाम भी कई बार डाल दिए जाते हैं। तो खैर, एक डीवी एक्ट का केस फाइल हुआ। लड़का फॉरेन कंट्री में, वो इंडिया में है नहीं। अब क्वेश्चन ये था कि चीजों को कैसे परस्यू करें, क्योंकि जो सिविल केस है वहां तो हमने उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, और जो क्रिमिनल केसेज हैं यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिनमें चलती है, जैसे डीवी एक्ट का केस हो गया, 498 का केस हो गया, इनके लिए क्या किया जाए। तो हमने क्या किया, लड़के को बोला अभी आप आराम से जो अपनी जॉब कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, केस फाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको आना होगा इंडिया में, तो लड़के को दीपावली के टाइम पे आना था, ठीक है। हमने 5-6 महीने केस को ड्रैग किया, तो कुल मिलाकर के दीपावली का टाइम आ गया। अब दीपावली के टाइम पे लड़के को यहाँ पे आना था, फैमिली के साथ दीपावली सेलिब्रेट करनी थी। तो उसी समय पे हमने क्या किया, लड़के से उसका रिप्लाई रेडी रखा हुआ था डीवी एक्ट के केस का, उसका जो एफिडेविट था वो रेडी रखा हुआ था और उस पर साइन करवा लिया। और इसी तरह से जो एसेट्स और लायबिलिटीज के एफिडेविट है या फिर और बाकी के एफिडेविट है वो भी रेडी रखे हुए थे, उन पर साइन करा लिया। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमें फ्यूचर में 91 सीआरपीसी लगानी पड़े, तो हमने एक एफिडेविट बनाया 91 सीआरपीसी का, एक पेज का छोटा सा, उस पर उनके साइन करवा लिया और उसको एफिडेविट करवा लिया, क्योंकि वो इंडिया में सेम डेट पे करवा लिया। उसके बाद वो वापस चले गए। अब हमें केस चलाना था। अब जो अपोजिंग लॉयर थे वो कहते हैं कि भाई आपका इंटरिम का रिप्लाई आना है, आप फाइल करो। लड़के को बोला, हमने लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है, हम इंटरिम रिप्लाई फाइल करते हैं ना। हमने उन्हें बोला भाई उनकी प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, उनके साइन किए हुए पेपर, रिप्लाई वगैरह सब हमारे पास पड़े, एफिडेविट वगैरह पड़े, तो वो हम सबमिट कर देते हैं कोर्ट में। तो वो खैर उनका रिप्लाई सबमिट हो गया। इसी तरह से दोस्तों, जो व्यक्ति हैं उनको फिर नेक्स्ट टाइम कब आना था, 6 महीने बाद कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तभी आदमी घर पे आता है। जब जब उनका नॉर्मल रूटीन विजिट इंडिया में होता है, उस समय पे हम उनसे आगे के, आप ये कह लीजिए, इतने पेपर साइन करवा लेते हैं, जो कि हमें लगता है कि आगे 6 महीने तक हमारा काम चल जाएगा। तो उनको जनरली हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती ड्यू टू डेट्स। वैसे आ जाए वो एक अलग बात है, अपनी मर्जी से कोई आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब, आपका अगर 125 और डीवी एक्ट का केस चल रहा है तो मेनली आपका होता है कि भाई जो आपका एफिडेविट होता है वो आपको वहीं जाकर के करना होता है। तो आप अपने वकील साहब से इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि जैसे आप अभी गए, अभी जाने के बाद आप आगे देखो आगे क्या होना है।
हो सकता है आपका रजनीश नेहा का एफिडेविट फाइल होना हो सकता है आपका रिप्लाई फाइल होना हो, 91 जाना हो, 340 जाना हो, कुछ भी जाना हो, तो वो सारे पेपर्स आप पहले रेडी करवा करके रखो वहां विजिट करने से पहले। और जब जाओ तो उन सब पेपरों पे साइन कर आओ, एफिडेविट पे साइन कर आओ और आ जाओ। फिर आपकी जरूरत भी नहीं है, जिस दिन भी वकील साहब को सबमिट करना होगा वो उसको सबमिट कर देंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो एटलीस्ट कम से कम डीवी केस और 125 सीआरपीसी, ये दो मामले ऐसे हैं जिसके अंदर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अवॉइड कर सकते हो विदाउट एनी इनलीगलिटी। लीगल वे में आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि कोर्ट कभी नहीं कहता कि आप आओ अगर आपका काम हो रहा है। हाँ, अगर आप जा भी नहीं रहे हैं, आपका काम भी नहीं हो रहा है, रिप्लाई भी फाइल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कोर्ट प्रेशर करेगा। बट अगर काम हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, एफिडेविट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो कभी कोर्ट नहीं कहता कि उनको ऐसा बुला करके लाओ पर्सनली। इन केसेज में ऐसा होता है, आप इजीली 6 महीना 7 महीना निकाल सकते हो। तो साल भर में अगर एक बार जाना भी पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगता है, लेकिन अदरवाइज आप उसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फिर पीछे रह जाता है 498 है। 498 में है ही क्या, आपने बेल ले ली, मान लेते हैं ट्रायल में आप जा रहे हैं, आपने बेल ले ली, बेल के लिए आपको फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा। बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद एक स्टेज आती है जब चार्जेस फ्रेम होते हैं। चार्जेस फ्रेम आप थोड़ा लेट भी करा सकते हो, जैसे आज आपने बेल ली, 2 डेट पे आप अपेयर नहीं हुए, तीसरी डेट पे जाके आपने चार्ज फ्रेम करवा लिए। ये 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आपको फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा। एक बार आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गए तो जो फाइल होती है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चली जाती है, उसमें आपका जाना जरूरी नहीं होता। फिर आप 4 डेट में एक बार, 6 डेट में एक बार, यानी साल भर में एक बार भी जाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा आपके वकील साहब को। लेकिन हर डेट पे आपकी एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर उस केस में आपके वारंट हो सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 498 में केवल आपको 2 डेट पे जाना है, एक आपकी बेल की डेट हो गई और एक आपके चार्जेस फ्रेमिंग की डेट हो गई। इसके अलावा अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग को देखना चाहते हो या पे चाहते हो लड़की का क्रॉस आपके सामने हो या इस प्रकार की कोई आपकी इच्छाएं हैं, तो वो आपकी इच्छा है, आप अपनी स्वेच्छा से जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि आपको जाना ही है, वो मैनेजेबल है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट और 498 आईपीसी, इन तीनों ही केसेज में एक हद तक आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बचा करके बहुत ही इजीली इन चीजों को डील कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।